हेलो दोस्तों। मैं हूं अजय और आपका स्वागत है मेरे चैनल लॉ के ज्ञान में। और आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है मोटर एक्सीडेंट। जो हम क्लेम करते हैं उसमें किसको कितना पैसा मिलेगा। ठीक है, मतलब मोटर एक्सीडेंट क्लेम में जो कैलकुलेशन मेथड होता है जो कोर्ट तय करती हैं कि किसको कितना क्लेम मिल सकता है प्रोस्पेक्टस। ये आज हम जनरली एक जनरल ओवरव्यू लेंगे और उसके बारे में बताएंगे कि ऐसे एक्सीडेंट केस हो गया, किसी को चोट लग गई या किसी को परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई या किसी का डेथ हो गया, तो उसमें किसको कितना पैसा मिल सकता है। ठीक है, ये टेंटेटिव है, इसको एकदम करेक्ट ना माने, लेकिन फॉर्मूला मोर एंड लेस यही रहेगा। ठीक है, लेट अस डिस्कस ऑन दिस टॉपिक। The Motor Vehicle Act 1988 governs the motor accident claim and the courts follow the structured formula based on the लैंडमार्क जजमेंट। ठीक है, तो जो मोटर एक्सीडेंट क्लेम है वो हम जनरली किसी का एक्सीडेंट होता है तो इसमें दो केस बनते हैं। दो केस कौन से बनते हैं? एक बनता है हमारा एक्सीडेंट हुआ तो एक तो एफआईआर पुलिस करेगी, ठीक है, तो वो हमारा क्रिमिनल कोर्ट में चलेगा। लेकिन हमारे पास एक सिविल रेमेडी भी है कि भाई हमारा एक्सीडेंट हुआ है तो हमें उसका कंपेंसेशन भी मिलना चाहिए। तो कंपेंसेशन कहाँ से मिलेगा? वो हमें मोटर एक्सीडेंट एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल से मिलेगा, जहाँ पे हमें अलग से केस फाइल करना पड़ेगा इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ, और उसमें पार्टी बनानी पड़ेगी जो व्हीकल का ओनर और ड्राइवर है। ठीक है, क्योंकि भाई अगर उसका इंश्योरेंस नहीं है तो व्हीकल के ड्राइवर और ओनर को पे करना पड़ेगा, और अगर इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस कंपनी को पे करना पड़ेगा। और ये चीज़ें कैसे तय होती हैं? अगर भाई व्हीकल का जो ड्राइवर है वो मतलब उसका बहुत ज़्यादा गलती नहीं है, मतलब कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस की कहानी नहीं है, प्लस अटरली नेग्लिजेंस की कहानी नहीं है, या कुछ प्रोविजन है कि इंटॉक्सिकेशन स्टेज में वो गाड़ी नहीं चला रहा है। ठीक है, तो वहाँ क्लेम डिटरमाइंड का कोर्ट डिटरमाइंड करते हैं कि कौन देगा। ये व्हीकल के ओनर या ड्राइवर देंगे या इंश्योरेंस कंपनी देगी। ठीक है, तो आइए हम जनरल व्यू लेते हैं कि हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं कि कैसे किसको क्या क्लेम मिलेगा। अब मोटर एक्सीडेंट क्लेम में क्या होता है कि तीन तरीके की होती है। या तो हमें पर्सनल इंजुरीज होती हैं, छोटी मोटी चोट लगती है या चोट लगती है जो मेजर नहीं होती। एक हमारा परमानेंट डिसेबिलिटी होता है, मतलब हमारा हाथ कट गया, पैर कट गया, या कुछ ऐसी इंजरीज हुई जो परमानेंट नेचर की हैं, सही नहीं हो सकती। ठीक है, एक हो गया। तीसरा हो गया हमारा डेथ। ठीक है, तो अब हम देखेंगे पर्सनल इंजुरीज में क्या क्या हमें क्लेम मिलता है। When a person sustained the injuries due to the motor accident, compensation is determined under the various heads। ठीक है, तो पर्सनल इंजुरीज में हमें सबसे पहले क्या मिलता है? मेडिकल एक्सपेंसेस। जो भी हम हमारा एक्सीडेंट होता है और हम जो भी इलाज इलाज कराते हैं, इलाज में जो भी हमारा खर्च आता है, तो चाहे हमारा उसमें हॉस्पिटल का बिल जितना भी हो गया, मेडिसिन जो हमारी सर्जरी हुई है उसका बिल लेंगे, मेडिसिन जो हमने खरीदा उसका बिल लेंगे, जो सर्जरीज हुई हैं उनका लेंगे, अगर कोई थेरेपी हुई तो उसका बिल, मेडिकल इक्विपमेंट जो भी कुछ हमें रिक्वायर्ड होती है उस जो इंजरीज है उसको सही करने के लिए, और सबका हमें एक्चुअल बिल, जो उसका बिल है वो हमें संभाल के रखना है, क्योंकि क्लेम में वही काम आता है। द क्लेमेंट मस्ट प्रोवाइड द बिल्स एंड प्रिस्क्रिप्शन एज प्रूफ। मतलब एज ए मैटर ऑफ प्रूफ हमें क्या देना है? ओरिजिनल बिल, और अगर किसी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है कोई चीज तो उस चीज को। जैसे कि एग्जांपल है, a software engineer age 30 met with an accident and suffered a fracture leg. He spent 3 lakh on treatment। तो क्लेम अमाउंट इसमें मेडिकल एक्सपेंसेस का क्या हो गया? 3 लाख रुपए। ठीक है, अब मेडिकल एक्सपेंसेस के साथ और क्या हमें मिलते हैं वो आगे डिस्कस करेंगे। मेडिकल एक्सपेंस के साथ अगर सपोज कि मैं हूँ एक सर्विंग पर्सनल और मेरा एक्सीडेंट हो जाता है, तो भाई मैं तो अपनी इलाज के लिए खर्च कराऊंगा, मेरी जो सर्जरी हुई, जो मेडिसिन है, जो प्रिस्क्रिप्शन है, वो सारी चीज़ें तो हुई उसके बाद, लेकिन मैं उस दौरान अगर मैं मेरा जो सर्विस का पीरियड है मैं वो काम नहीं कर पाया। ठीक है, मैं मतलब उससे मेरा तो वेज लॉस भी हुआ, हमारे मेरा जो भी मनी का लॉस हुआ, मतलब उस दौरान के जो इनकम का लॉस हुआ मेरा, वो भी इसमें कवर होगा, चाहे वो पास्ट हो चाहे फ्यूचर हो। ठीक है, इफ द इंजर्ड पर्सन इज अनेबल टू वर्क फॉर अ सर्टेन पीरियड, तो इसमें अगर मैं सर्टेन पीरियड में काम नहीं किया तो इसमें मेरा क्या है? लॉस ऑफ इनकम होगा, तो लॉस ऑफ इनकम ही डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है, अब इफ परमानेंटली डिसेबल्ड, कंपेंसेशन इज बेस्ड ऑन अ मल्टीप्लायर मेथड फॉर्मूला। ठीक है, तो अब अगर मेरा परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई, ठीक है, कि अब मैं वो चीज नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसमें क्या होगा? मंथली सैलरी इंटू नंबर ऑफ मंथ्स आउट ऑफ वर्क।
ठीक है। तो मतलब अगर मैं मंथली सैलरी मेरी, जैसे एग्जांपल दे मैं बता रहा हूँ, द इंजीनियर वाज अनेबल टू वर्क फॉर 6 मंथ, हिज मंथली सैलरी इज 75,000 रुपये। ठीक है, तो 75,000 रुपये 6 महीने तक मैंने कोई काम नहीं किया, तो 6 से इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 4,50,000 रुपये। तो क्लेम अमाउंट हमारा लॉस ऑफ इनकम में क्या हो गया, 4,50,000 रुपये। ये जस्ट एक मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि किसी की सैलरी 75,000 है, किसी की 10,000 है, किसी का 15,000 है, किसी का 50,000 है। तो उस हिसाब से जितने महीने वो वर्क नहीं किया। और ये कब कब अप्लाई होगा, ये इंजर्ड पर्सन इज अनएबल टू वर्क फॉर अ सर्टेन पीरियड, लॉस ऑफ वर्क इज कंसीडर्ड। ठीक है, तो उसमें जितनी महीने वो पर्टिकुलर पर्सन इंजरी की वजह से नहीं काम किया वो, प्लस मेडिकल एक्सपेंसेस। और परमानेंट डिसेबिलिटी है तो उसमें हम मल्टीप्लायर मेथड को यूज करते हैं। ठीक है, वो मैं आगे पढ़ूंगा, बताऊंगा कि मल्टीप्लायर मेथड परमानेंट डिसेबिलिटी में कैसे होता है। तो अब आप समझ गए कि अगर इंजरी हो रही तो हमें दो चीजें मिलेंगी, मेडिकल एक्सपेंसेस मिलेगा, प्लस मेरा जो जितने जितने दिन मैंने काम नहीं किया उसका इनकम लॉस का मिलेगा। ठीक है, अब परमानेंट डिसेबिलिटी में कंपेंसेशन क्या बनेगा, इफ द विक्टिम सफर्स द परमानेंट डिसेबिलिटी कंपेंसेशन इज कैलकुलेटेड एज फॉर्मूला। ये एक्चुअली डिटरमाइंड हुआ था सरला वर्मा के केस में। सरला वर्मा केस में एक तो मल्टीप्लायर मेथड इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, अब मल्टीप्लायर मेथड में हमने क्या कैसे हम डिटरमाइन करेंगे, सबसे पहले मेरी एनुअल इनकम क्या है, एनुअल इनकम निकाल, एनुअल इनकम क्या है, उसके बाद मेरी डिसेबिलिटी परसेंटेज क्या है। मतलब किसी का डिसेबिलिटी होता है ना, अगर कहीं हाथ कट गया, पैर कट गया, आँख आँख चली गई, तो उसमें पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ डिसेबिलिटी तय की जाती है। वो कौन तय करता है, वो तय करता है, वो उसके लिए हमें एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है, जो जिले के चीफ मेडिकल अफसर होते हैं वो वहां से जाके कराना पड़ता है। ठीक है, तो डिसेबिलिटी परसेंटेज वो तय करते हैं, 30%, 40%, 50%, 50%। इसी हिसाब से मेरा जो डिसेबिलिटी है वो तय होता है। और उस डिसेबिलिटी परसेंटेज में मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर क्या होता है वो मैं आगे बताऊंगा। मल्टीप्लायर का मतलब होता है कि जैसे मैं 20 साल या 30 साल की उम्र में मर गया, तो ठीक है, या मेरी डिसेबिलिटी हो गई, तो मेरा तो प्रोस्पेक्टस तो है ना कि मतलब मैं 30 साल में है तो मैं अगले 15 साल 20 साल तक कमाता। ठीक है, तो वो जो 20 साल का जो पीरियड है उसी को सरला वर्मा केस में एक मेथड के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था। और वो एक चार्ट है, उस चार्ट को हमें सरला मुद्गल केस देखेंगे तो चार्ट में पूरा पता चल जाएगा कि कितना, अगर किस एज में कौन मरता है तो कितना मल्टीप्लायर रहेगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, द इंजीनियर सफर्स 40% परमानेंट डिसेबिलिटी, मतलब उसकी जो डिसेबिलिटी है वो 40% है। ठीक है, 40%। तो अब एनुअल इनकम अगर देखें तो उसकी 75,000 है, 12 महीने। अब मतलब एनुअल इनकम को, जैसे 75,000 उसकी मंथली पेमेंट है, तो 12 महीने की, एक साल की कितनी पेमेंट हो जाएगी, 9 लाख रुपए। एज है उसकी 30, 30 में उसको परमानेंट डिसेबिलिटी होता है। तो सरलाम वर्मा केस के अनुसार मल्टीप्लायर यहाँ 30, अगर एज में अगर परमानेंट डिसेबिलिटी होती है वो 17 है, मतलब अगले 17 साल तक वो और कमाता। डिसेबिलिटी परसेंटेज 40% है, तो इसमें क्या हो गया, ईयरली इनकम 9 लाख इंटू 40/100, मतलब 40% इंटू 17 साल वो और कमाता है इतना, टोटल हो जाता है हमारा 21,61,20,20,000। ठीक है, क्लेम का अमाउंट मेरा परमानेंट डिसेबिलिटी के केस में कंपेंसेशन इतना मेरा 61,20,000 बनता है। ठीक है, अब इसमें हमें देखिए कि अगर हमें कोई, अगर हमारा परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाता है तो हमें एक पेन होता है, मेंटल एगनी होती है, ट्रॉमा होता है। ठीक है, तो बेस्ड ऑन इंजरीज और उसकी इंजरी की सिविरिटी, कोर्ट जो पेन एंड सफरिंग है ना, इसका कोई पैमाना नहीं है, इसको एक्चुअली कोर्ट डिटरमाइन करता है कि उसे कितना पेन एंड सफरिंग का क्लेम दिया जाएगा। जैसे लेग फ्रैक्चर हो गया, द कोर्ट मे अवार्ड 2 लाख रुपीज। ठीक है, तो मतलब अगर 2 लाख दे सकते हैं, 3 लाख दे सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिविरिटी ऑफ द केस। कोर्ट का डिस्क्रिप्शन होता है कि वो कितना देंगे। उसके बाद एक चीज और है, हमारा लॉस ऑफ एमिनिटीज भी हुआ। मतलब अगर मैं परमानेंट डिसेबल्ड हो गया तो पहले मैं सोचिए अपने फिजिकल फिटनेस के लिए स्पोर्ट्स खेलता था, मेरे एक सोशल लाइफ था, वो सारा भी लॉस होता है। तो उस लॉस को कवर करने के लिए लॉस ऑफ एमिनिटीज का भी प्रोविजन आया। ठीक है, तो लॉस ऑफ एमिनिटीज भी हुई तो वो भी हमें क्लेम में मिलेगा। ठीक है, सिंस द इंजीनियर वाज फाउंड रनिंग बट लॉस्ट द मोबिलिटी, मतलब पैर कट गया, अब उसकी मोबिलिटी खत्म हो गई, द कोर्ट अवार्डेड 5 लाख रुपीज। ये एक टेंटेटिव है जो कि मैंने बताया इसमें। ठीक है, तो अब देखिए कि फाइनल हमें क्या मोटर एक्सीडेंट क्लेम में क्या क्या मिलता है। जैसे अगर हमें केवल और केवल इंजरी है तो हमें मेडिकल एक्सपेंस मिलेंगे और लॉस ऑफ इनकम मिलेगा, दो ही चीज हमें मिलेंगी। ठीक है, और अगर मेरा परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाता है तब क्या मिलेगा भाई, मुझे
परमानेंट डिसेबिलिटी मेरी हुई है तो मुझे बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, मतलब मेरा मेडिकल, मैंने जो दवा खर्च किया, दवाई के लिए खर्च किया, मेडिकल एक्सपेंसेस भी होंगे, मेरा लॉस ऑफ इनकम भी होगा उस दौरान। उसके बाद मेरी परमानेंट डिसेबिलिटी में जो मेरी काउंट होगी, काउंट मतलब मैंने मल्टीप्लायर मेथड से किया था ना कि मेरी ईयरली इनकम कितनी होगी प्लस डिसेबिलिटी परसेंटेज मेरा क्या है प्लस उसमें मल्टीप्लायर क्या होगा, ये तीनों चीजें ऐड कर दी जाएंगी, ठीक है। उसके बाद मेरी पेन और सफरिंग भी मुझे मिलेगा, मेंटल एगोनी का पैसा मिलेगा, उसके बाद मेरी जो लॉस इमेंटीज है वो भी मिलेगा। तो ऐसे ही जितना कोड डिटरमाइन करता है उसके हिसाब से टोटल कंपेंसेशन बनेगा। ये एक टेंटेटिव मैंने एग्जांपल आपको बताया है, ठीक है। अब मतलब आप समझ गए ना कि जो एक इंजरी केस में मेडिकल एक्सपेंसेस लॉस ऑफ इनकम, और परमानेंट डिसेबिलिटी केस में मेडिकल एक्सपेंसेस मिलेंगे, लॉस ऑफ इनकम मिलेगा, परमानेंट डिसेबिलिटी का पैसा मिलेगा जो कि एनुअल इनकम, डिसेबिलिटी परसेंटेज और मल्टीप्लायर का इंटू कर देंगे तीनों का। पेन एंड सफरिंग के लिए भी हमें मिलेगा और लॉस ऑफ अमेनिटीज भी हमारी ये मिलेगा, प्लस हमारा जो फ्यूचर मेडिकल एक्सपेंसेस है वो भी है। मेडिकल एक्सपेंसेस में पास्ट भी है और फ्यूचर में जो हम खर्च करेंगे वो भी, दोनों चीजें। अब डेथ के केस में क्या बनेगा, अगर पर्सन का कोई एक्सीडेंट होता है और डेथ हो जाता है तो इसमें कई चीजें आ जाती हैं। देखिए, एक तो लॉस ऑफ डिपेंडेंसी हुई, कोई अर्निंग मेंबर घर का है और उसका डेथ हो जाता है तो बहुत सारा उसका मतलब डिपेंडेंसी, जिस पे लोगों की डिपेंडेंसी थी तो उसका डिपेंडेंसी का ही लॉस हो गया। तो सरला वर्मा के केस में ही लॉस ऑफ डिपेंडेंसी का भी फॉर्मूला तय किया गया था। इसमें क्या है कि एनुअल इनकम माइनस जो उसके पर्सनल एक्सपेंसेस होंगे इनटू, एनुअल इनकम में से माइनस कर देंगे जो उसके पर्सनल एक्सपेंसेस होंगे और उसमें मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लायर का। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसे। कोई डिजीज मतलब कोई बंदा है वो 35 साल की उम्र में उसकी डेथ हो जाती है मोटर एक्सीडेंट में। अब उसका मंथली इनकम सपोज 50,000 रुपए है, एनुअल इनकम क्या हो गया 50,000 इंटू 12, 6 लाख रुपए। मल्टीप्लायर मेथड के अनुसार देखें तो अगर 35 साल का एज है तो हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि वो 16 साल तक और कमाता, मतलब जो फॉर्मूला है 16 साल तक और कमाएगा। इसमें पर्सनल एक्सपेंसेस कैसे तय करते हैं, अगर परिवार में 1 से 3 मेंबर हैं तो 1/3 जो भी आपका एनुअल इनकम है उसका 1/3 माइनस कर देंगे। अगर 4 से 6 हैं तो 1/4 करेंगे और 6 से ज़्यादा है तो 1/5 जो भी आपका एनुअल इनकम है। तो वो जितना वो एनुअल इनकम का 1/5 या 1/4 या 1/3 निकाल के हम उसको उसके एनुअल इनकम में से माइनस कर देंगे, उसके बाद मल्टीप्लायर से उसका इंटू कर देंगे, उतना क्लेम बन जाएगा। जैसे इस केस में क्या देखें तो उसका 6 लाख रुपए तो 50,000 के हिसाब से 6 लाख रुपए उसके एनुअल इनकम हुई, लेकिन एक्सपेंसेस अगर उसके परिवार में 3 मेंबर हैं तो 1/3 मतलब 2 लाख रुपए, तो बचे उसके कितने 4 लाख। अब 4 लाख में हम 16 का इंटू कर देंगे तो कितना आ जाएगा 64 लाख, तो वो उसका क्लेम डेथ के केस में इतना बनेगा। ये टेंटेटिव है। अब लॉस ऑफ, अब इसमें बहुत और भी चीजें हैं। अब लॉस ऑफ कंसोलिटम हुआ, भाई कंपेंसेशन अगर कोई स्पाउस और चिल्ड्रन है तो उनका अगर पिता चला गया या कोई अर्निंग मेंबर चला गया तो लॉस ऑफ लव है, अफेक्शन है, कंपेनियनशिप है, तो उसके जो भरपाई के लिए होता है उसके लिए क्या हम देते हैं लॉस ऑफ कंसोलिटम, वो मिलता है। अगर उस पर डिपेंडेंट अगर एक पत्नी है और 2 बच्चे हैं तो सबको बराबर, मतलब सबको 40,000 रुपए के मिले, ये फिक्स है, ये 40,000 रुपए मिलेंगे। 40,000 स्पाउस को, 40,000 जितने बच्चे होंगे, मतलब एक 2 बच्चे हैं तो 40 40 80,000, ठीक है। एक जैसे ये तय हुआ था जो लॉस ऑफ कंसोलिटम है, ये प्रणय प्रणय सेठी के केस में तय हुआ था। स्पाउस को 40,000, चिल्ड्रन को 40,000 ईच, और पेरेंट्स को भी 40,000 मिलेगा क्योंकि उनकी भी डिपेंडेंसी है। अगर घर में 3 मेंबर हैं तो 40,000 के हिसाब से 3 आदमी का 1,20,000, तो लॉस ऑफ कंसोलिटम भी आपका हुआ, ठीक है। अब फ्यूनरल एक्सपेंस भी मिलता है आपको। फ्यूनरल एक्सपेंस कितना है, प्रणय सेठी केस में हुआ था, ये 15,000 फिक्स कर दिया गया है। अब इसमें एक चीज और है, वो है लॉस ऑफ स्टेट, वो भी 15,000 आपको मिलता है, वो मैंने इसमें दिखाया नहीं, तो वो भी आप एक ऐड कर लीजिएगा। लॉस ऑफ स्टेट भी आपको मिलेंगे 15,000 रुपए, ठीक है। अब मोटर एक्सीडेंट क्लेम का कैलकुलेशन देखिए कैसे हो सकता है जो डेथ के केस में है। एक तो आपका लॉस ऑफ डिपेंडेंसी हुआ, टेंटेटिव 64 लाख। लॉस ऑफ कंसोलिटम हुआ, कंसोलिटम मतलब लॉ अफेक्शन से जो 40-40 हजार रुपए हर व्यक्ति को मिलते हैं, पिता है, पत्नी है, बच्चे हैं, सबको इंडिविजुअली 40,000 रुपए। फ्यूनरल एक्सपेंसेस 15,000 और लॉस ऑफ स्टेट 15,000 रुपए, तो टोटल कंपेंसेशन इसको जोड़ने के बाद जो आएगा वो हो जाएगा। इसमें लॉस ऑफ स्टेट छूट गया है मुझसे, उसको ऐड कर लीजिएगा। अब इसके बारे में लैंडमार्क जजमेंट देखें तो लैंडमार्क जजमेंट है एक सरला वर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ ट्रांसपोर्ट
ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन 2009 का है। इसमें दो चीज़ें तय हुई थी। एक तो मल्टीप्लायर मेथड हुआ था कि अगर पर्टिकुलर बंदा किस एज में मरता है, मतलब मरता है या डिसेबिलिटी होती है, जैसे 20 साल, 25 साल, 30 साल, तो उसमें उस और कितने साल तक वो फ्यूचर इनकम लेता। ठीक है। दूसरा है पर्सनल एक्सपेंस डिडक्शन, मतलब कि अगर साल भर में अगर वो कुछ कमाएगा तो कुछ खर्च भी करेगा। तो दोनों ही चीज़ें मल्टीप्लायर मेथड में कि कितने साल तक वो कमाता और वो कितना खर्च करता, ये दोनों चीज़ें तय की हुई थी सरला वर्मा केस में। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट केस है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस प्रेनेसिटी, ये 2017 का केस है। इसमें फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बताया था, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट का एडिशन सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन के लिए। कोई सैलरीड एम्प्लॉयड है, जैसे कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसका कहीं हो जाता है, या कोई फिक्स सैलरी पे वर्क कर रहा है प्राइवेट कंपनी में तो वहाँ पे है, या कोई अपना सेल्फ एम्प्लॉयड है, मैं खुद का अपना बिजनेस कर रहा हूँ, तो उनके केस में फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या होगा। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट का मतलब कि कोई बंदा अगर आज 10,000 कमा रहा है, तो वो ऐसा जरूरी नहीं कि 10 ही हजार पे फिक्स कर दिया जाए, वो फ्यूचर में 10,000 से 15,000, 20,000 ये भी कमाया। तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट उसका क्या है, ये हुआ था प्रणय वर्मा केस में, मल्टीप्लायर मेथड और डिडक्शन का मेथड सरला वर्मा केस में 2009-2017। ठीक है। राजेश और राजवीर केस में लॉस ऑफ कंसोलिडम और फ्यूनरल एक्सपेंसेस को बढ़ा दिया गया, तो 15,000 और 40,000 रुपए। जगदीश मोहन अदर्स केस लॉस ऑफ अमेंटीज का, जगदीश वर्सेस मोहन एंड अदर्स 2018 में क्या केस हुआ था, लॉस ऑफ अमेंटीज, मतलब मेरी मोबिलिटी अगर खत्म हो जाती है तो मैं दौड़ नहीं सकता, तो लॉस ऑफ अमेंटीज ये भी ऐड कर दिया गया था परमानेंट डिसेबिलिटी केस में। ठीक है। अब देखें कि मोटर एक्सीडेंट क्लेम में दो केस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सरला वर्मा वर्सेस डीटीसी 2009 मल्टीप्लाई, इसमें दो चीजें तय होती है, मल्टीप्लायर मेथड और डिडक्शन मेथड। प्रणय सेठी केस में क्या हुआ था, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट फॉर्मूला आया था। अब देखिए, अब लॉस ऑफ डिपेंडेंसी का जो हम केस लेते हैं, उसमें हम एनुअल इनकम माइनस उसका एक्सपेंसेस इनटू मल्टीप्लायर करते हैं। तो एनुअल इनकम जो भी होगा उसमें पर्सनल एक्सपेंसेस जो होंगे वो 1/3, 1/4, 1/5 माइनस कर देंगे, और मल्टीप्लायर कैसे, जैसे 15 से 20 साल में किसी का डेथ होता है तो अगले 18 साल तक वो और कमाएगा। 21 से 25 में है तो 18 साल, 26 से 30 है तो 17 साल, 31 से 35 के बीच में मरता है तो 16 साल, 36 से 40 के बीच में मरता है तो 15 साल। ये टेबल है जो कि सरला वर्मा केस अगर आप देखेंगे तो सारा चीज उसमें है। जैसे कोई डिजीज 35 साल में कोई डिजीज हो जाता है, तो एनुअल इनकम उसकी मतलब 50,000 के हिसाब से 6 लाख हो गई, और तीन बंद तो उसके परिवार में तीन बंदे हैं, तीन बंदे को मतलब 2 लाख रुपए, मतलब अब उसका 6 से 2 लाख कम हो जाएगा, 4 लाख इंटू 16 64 लाख बन जाएगा। ठीक है। अब फ्यूचर प्रोस्पेक्ट वाला जो प्रणय सेठी केस में 2017 में हुआ था, वो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट का केस था। ठीक है। इसमें क्या था, जैसे सैलरीड एम्प्लॉयड है, सैलरीड एम्प्लॉयड अगर 40 साल से कम है तो उसका क्या होगा, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट 50%, 40 से 50 के बीच में है तो 30%, और 51 से 60 के बीच में है तो 15%, और 60 से ऊपर है तो कुछ नहीं। ठीक है। उसी तरह सेल्फ एम्प्लॉयड है तो 40 साल से नीचे है तो 40%, 41 से 50 है तो 25%, और 51 से 60 के बीच में है तो 10%। ये फॉर्मूला हम उसके ग्रोथ को, पोटेंशियल ग्रोथ को हम तय करते हैं। जैसे कोई डिजीज एम्प्लॉय है, वो 35 साल में डिजीज हो जाता है, उसके 50,000 रुपए के हिसाब से 6 लाख हो गई एनुअल इनकम, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट उसका 50% है। ठीक है। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट 50% है, मतलब कि 6 लाख का 50% 3 लाख रुपए, उसे इतना और मिलता, तो उसका 9 लाख हो गया टोटल। 9 लाख हो गया, उसके बाद उसका जो एक्सपेंसेस है वो डिडक्ट कर देंगे। 9 लाख पे 1/3 कितना हो गया, 3 लाख, तो मतलब 6 लाख बचा। अब मल्टीप्लायर कितना हो गया, 16। ठीक है। तो 6 लाख इंटू 16, 96 लाख रुपए केस बन जाएगा, केस उसका क्लेम बनेगा। ठीक है। परमानेंट डिसेबिलिटी केस में क्या होगा, परमानेंट डिसेबिलिटी में हम जानते हैं कि हम क्या क्या ऐड करते हैं, उसका एनुअल इनकम, इसमें हम एक्सपेंसेस नहीं घटाते हैं, एनुअल इनकम इनटू आपका डिसेबिलिटी परसेंटेज इनटू मल्टीप्लायर। जैसे 40,000 इसकी मंथली सैलरी है, एनुअल इनकम 4,80,000 हो गई, डिसेबिलिटी 50% है उसकी। ठीक है। तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट उसका 50%, और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट भी उसका है, तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट 50% उसका ऐड हो जाएगा, 2,40,000, तो 4,80,000, 2,40,000 कितना हो गया, 7,20,000। ठीक है। और टोटल एडजस्टेड इनकम 7,20,000 मल्टी 7,20,000 इंटू कितना हो गया, 50% इंटू 17, ये 61 लाख के आसपास आ जाएगा। ठीक है। अब क्या हो गया, सरला वर्मा एंड स्टैंडर्डाइज द मल्टीप्लायर मेथड, मतलब सरला वर्मा की इसमें दो चीजें तय हुई थी, एक मल्टीप्लायर मेथड कितने दिन तक और कमाएगा, प्लस डिडक्शन मेथड। प्रणय सेठी के इसमें फ्यूचर प्रोस्पेक्ट तय हुई थी। ठीक है। And actually these formulas are guiding the court for the claimant to seeking the justice.
ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लोगों को बताएं, ताकि लोग अवेयर हों लॉ के बारे में और अपने हक को जानें और अपने हक के लिए खड़े हो सकें। और कोर्ट ऑलवेज रेडी होते हैं लोगों की हेल्प करने के लिए, बशर्ते आप क्लीन हैंड्स के साथ उनके पास जाएं। थैंक यू वेरी मच।